Okay, so Birkenhead drill. So Birkenhead drill is actually a chapter on page number 12. Birkenhead is the name of a ship and drill means activity. So Birkenhead drill means the drill of Birkenhead. इसका मैसेज है इस चैप्टर का कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, कि औरतें और बच्चे पहले, कि जब भी कोई जहाज़ कहीं पर ख़तरे में होता है तो वहाँ पर औरतों और बच्चों को सबसे पहले बचाया जाता है। इसी को हम कहते हैं बिरकनेट ड्रिल। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, इट इज़ अ ट्रेजिडी, सानेहा है। इसके अंदर एक बिरकनेट नाम की कश्ती के टूटने के बारे में और उसके डूबने के बारे में बताया गया है, जो अटलांटिक ओशन में डूब गई जब वो इंग्लैंड से पैसेंजर्स को लेकर आ रही थी केप टाउन। तो केप टाउन से 65 किलोमीटर्स पहले एक रॉक से टकराकर वो कश्ती डूब गई। इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को लिया गया बिरकनेट ड्रिल को अशोक रीडर्स नाम के अशोक रीडर्स नाम के एक बुक से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, ठीक है। और ये जो कश्ती डूबी थी अटलांटिक ओशन में डूबी थी, और अटलांटिक ओशन के बारे में 4 बातें हैं जो कि इसको डेंजरस बनाती हैं। सबसे पहला कि इसके आइसबर्ग्स जो इसके अंदर हैं, आइसबर्ग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक कि K2 और माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जो समंदर के अंदर मौजूद, समंदर की तह में। इतने बड़े बड़े पहाड़ समंदर के अंदर होते हैं ना कि जितने बड़े पहाड़ आपके माउंट एवरेस्ट और K2 भी नहीं है जो ज़मीन के ऊपर है। तो उन आइसबर्ग से जाकर जब कोई कश्ती टकरा जाती है तो डूब जाती है, जैसे टाइटैनिक में हुआ। वो भी सेम यही हादसा उसके साथ था, वो भी अटलांटिक ओशन में हुआ था, और टाइटैनिक भी जाकर किससे टकराई थी? आइसबर्ग से जाकर टकराई थी। नेक्स्ट है ठंडा पानी, इसका है कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है इंसान, जो देर तक अटलांटिक ओशन में रहेगा। थर्ड, शार्क मछलियाँ इसके अंदर मौजूद हैं जो कि खून की प्यासी होती हैं, ब्लड थ्रस्टी होती हैं। और चौथा, बरमूडा ट्रायंगल पे अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसके अंदर कोई भी कश्ती अगर जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल से बचकर बाहर निकलती है। तो किसी अगली क्लास में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या उसका माजरा और क्या कहानी है उसके पीछे। अभी नहीं बता रहा, जो टॉपिक फिर डाइवर्ट हो जाएगा उससे पूरा। अगरचे बात बड़े इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है, मज़ा आएगा, लेकिन आगे कभी उसको करेंगे, ठीक है। तो बिरकनेट ड्रिल स्टार्ट करते रीडिंग। द बिरकनेट वॉज अ ट्रूप शिप। बिरकनेट एक जंगी जहाज़ था। इन फरवरी 1851, फरवरी 1851 में, मोर देन 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले और उससे भी पहले, इट वॉज कैरिंग सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज टू साउथ अफ्रीका। वो सिपाहियों को और उनके घर वालों को साउथ अफ्रीका लेकर जा रही थी। वो कश्ती जो है सिपाहियों को, सोल्जर्स को और उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर वालों को साउथ अफ्रीका लेकर जा रही थी। क्योंकि शुरू ज़माने में पता है क्या था, स्टार्टिंग में 1850s के दौर में साउथ अफ्रीका वॉज अंडर द कैप्चर ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा था, एक वक्त था ऐसा। और तो वो क्या करते थे, इंग्लैंड का जिस भी कंट्री पर कब्ज़ा होता था तो वो अपने फैमिलीज़ को और अपने सोल्जर्स को लास्ट में भेजा करते थे कॉलोनाइज़ करने के लिए, आबाद करने के लिए अपने मुल्क के लोगों को डिफरेंट जगहों पर। जैसे जब हिंदुस्तान पर जब इंडिया का कब्ज़ा था, वो इंग्लैंड का कब्ज़ा था, तो कितने लोग आते थे, वायसराय वगैरह अंग्रेज़, और उनकी पूरी फैमिली आया करती थी, यहाँ पर रहती थी इंडिया में आकर। उनके लिए पूरे पूरे मोहल्ले अलग अलग बनाए होते हैं हमने। मतलब कराची शहर में भी आप जाओगे सदर की साइड पे, उनके पुराने घर आपको उनके मिलेंगे। उनके चर्च जो उन्होंने बनाया था, वो थे ना, चर्च भी आज भी मौजूद है, वो फ्रेयर हॉल और ये सब, एम्प्रेस मार्केट वगैरह, वो सब अंग्रेज़ के दौर की यादगार है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर लिटरली रहते थे। उनके नाम पे रोड भी है, नेपियर रोड है, तो है ना, उनके नाम पर, जो अंग्रेज़ों के नाम पे रोड्स भी हैं। इंडिया चले जाएगा तो वहाँ पे भी यही मामलात हैं। तो हर जगह पर क्या होता है, जैसे मूवीज़ भी आप देखते हो ना, पुरानी लगान फिल्म जैसे आमिर खान की हो गई, तो उसमें अगर दिखाते हैं ना, क्रिकेट वाली जो मूवी है, कि वो किस तरह से अंग्रेज़ लोग यहाँ पर रहते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, सबको, मंगल पांडे आमिर खान की है वो भी। तो इस तरह की मूवी में दिखाते हैं कि पहले अंग्रेज़ लोग हमारे साथ यहाँ पर रहते थे हिंदुस्तान में, उनका घर था पूरा, फैमिली रहती थी पूरी उनकी। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बना तो वो लोग सब छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए, ऐसे ही हुआ था। तो साउथ अफ्रीका पे भी इंग्लैंड का कब्ज़ा था, एक वक्त है ऐसा। तो आखिरकार क्या हुआ कि एक शख्स थे इसके अंदर साउथ अफ्रीका में, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, वो ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर्स हैं। और उन्होंने क्या किया, उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से आज़ादी मिली साउथ अफ्रीका को। इसलिए जिस तरह से हम इज़्ज़त करते हैं काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना की, साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला की इज़्ज़त करते हैं। जगह जगह पर उनकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है नेल्सन मंडेला की। ब्लैक अफ्रीकन टाइप के बंदे हैं, कोटेशन वगैरह फेसबुक पे बड़ी दिखती है नेल्सन मंडेला की। ह्यूमन राइट्स पर भी काफ़ी आता है। तो अब अंग्रेज़ नहीं है वहाँ पर, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ जो अब अंग्रेज़ ने बड़ी तादाद में वहाँ पर हुक्मरानी भी की है, बड़ी तादाद में वहाँ पर वो रहे भी हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब आज भी वहाँ पर आपको अंग्रेज़ दिख सकते हैं, अगरचे अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है। साउथ अफ्रीका पे अलग मुल्क है, एक अलग कंट्री है, साउथ अफ्रीका का अलग झंडा है, उसके अलग क्रिकेट टीम है, इंग्लैंड से हट के है वो। लेकिन ज़्यादातर साउथ अफ्रीका वाले इंग्लैंड जैसे लग रहे होते हैं, इंग्लिश पीपल जैसे, गोरे हैं मतलब ज़्यादातर। वो अफ्रीका में तो काले लोग होते हैं,
तो एक्चुअली वो मतलब इतने सालों से रहने की वजह से तो उन लोगों ने क्या अपनी आबादी वहीं पर बसा ली इंग्लैंड वालों ने। इसलिए आपको जब हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम देता है तो एक दो काला दिखता है आपको उसमें, बाकी सब गोरे ही दिखता है आपको उसमें, क्योंकि वो सारे गोरे वो है जो इंग्लैंड से कभी ट्रांसफ़र हुए थे उनके ख़ानदान वाले साउथ अफ्रीका में, और जो काले जो है क्रिकेट टीम है वो उसके रियल पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, क्योंकि अफ्रीकन गोरे हो ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं, अफ्रीकन होते ही काले है ना। हाँ यस, बहुत सारे पहले हर ज़माने में मतलब एक ब्लैक पीपल उसमें रहे हैं, मतलब हर ज़माने में क्रिकेटर एक दो रहता है साउथ अफ्रीका में, कभी भी ऐसा पूरा गोरा नहीं हो सका वो टीम, ठीक है। अब तो साउथ इंग्लैंड में भी काले आ गए मतलब उल्टा हो गया ना उसमें, आर्चर जो है, जो है ना, जोफ्री आर्चर। तो 1851 में 150 साल पहले तो ये बिरकेनेट जहाज़ ये सिपाहियों को और उनकी फैमिली को साउथ अफ्रीका लेकर जा रही थी। समझ गए क्यों? आप समझ में आया पूरा रीज़न क्यों लेकर जा रही थी? देयर वर 630 पीपल ऑन द शिप, 630 लोग थे कश्ती में उस वक्त सवार, 630 पीपल थे, 630 लोग कश्ती में सवार थे। अब दीज 170 वर women and children, और 630 टोटल लोग थे, 630 टोटल थे। तो उनमें से 170 170 कौन थे? विमेन, बच्चे, और उसके अलावा चिल्ड्रन, मतलब औरतें और बच्चे उसके अलावा जो है वो मौजूद थे, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मर्द कितने हो गए इस तरह से टोटल? इसके अगर माइनस करें तो उसमें से 0 हो गया, 13 में से 7 निकाल दो, 6 और ये 460 हो गया, है ना, या 460 हुआ कि 560 हुआ? 460 हुआ, ओके, क्योंकि डबल कैरी आया ना इसके अंदर, ठीक है, सही हो गया। तो 460 जो है वो इसके अंदर जो है मैन, मर्द थे, या उसको आप सोल्जर्स कह लो, वो इसके अंदर मौजूद थे। मैंने कैलकुलेशन कर ली इस लिहाज से। द सोल्जर्स वर मोस्टली यंग इनएक्सपीरियंस्ड मैन, मोस्ट ऑफ whom had joined the army only recently। सोल्जर्स ज़्यादातर जवान और गैर तजुर्बाकार थे, उनमें से भी ज़्यादातर ने अभी अभी आर्मी को ज्वाइन किया था, मतलब लैक ऑफ ट्रेनिंग का शिकार था, तरबियत याफ्ता नहीं थे, इनएक्सपीरियंस थे, नॉन एक्सपीरियंस थे। द ऑफिसर्स वर फ्यू, ऑफिसर थोड़े से थे, फ्यू थे। तो एक होता है फ्यू, ठीक है, और एक हमारे पास होता है आ फ्यू। यस, फ्यू जो है वो देता है आपको नेगेटिव सेंस, आ फ्यू देता है पॉजिटिव सेंस, ये एडजेक्टिव ही एडवर्ब है। फ्यू मतलब बहुत ज़्यादा थोड़े, नेगेटिव सेंस, और अफ्यू मतलब थोड़े से ज़्यादा। अगर हम कहते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे ना होने के बराबर दोस्त हैं, बहुत थोड़े से, ये कि 2 हैं। और जब हम कहते हैं कि आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे इतने दोस्त हैं कि मतलब 6 7 8 दोस्त इतने मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। द ऑफिसर्स वर फ्यू, ऑफिसर थोड़े से थे। फॉर द मोस्ट पार्ट दे टू वर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, उनमें से भी ज़्यादातर जवान थे और नातजुर्बाकार थे। मतलब सोल्जर तो थे ही सारे, मतलब रिंग रोड या सोल्जर थे ही सारे, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, और जो ऑफिसर भी थे, ऑफिसर रैंक वाले कमीशन ऑफिसर जो थे, वो भी सारे के सारे इनएक्सपीरियंस थे, ना तजुर्बाकार थे। मतलब ओवरऑल कोई तजुर्बाकार बंदा नहीं था उस पूरी कश्ती में। 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से 64 किलोमीटर दूर केप टाउन में देयर वाज अ रॉक इन द सी। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से 64 किलोमीटर पहले एक चट्टान मौजूद था समंदर में, विच वॉज देन अननोन एंड अनडिस्कवर्ड, जो उस वक्त तक अनजान था और गैर दरियाफ्त शुदा था। उसको दरियाफ्त नहीं की गई थी, लोग जानते नहीं थे उसके बारे में कि वहाँ पर कोई रॉक भी मौजूद है। इट वॉज नॉट शोन इन एनी ऑफ द मैप्स ऑफ द सी, इसको समंदर के किसी भी नक्शे में नहीं दिखाया गया था। नक्शे होते हैं ना सेलर्स के पास, नक्शे में लिखा होता है कि यहाँ पर चट्टान है, तो उसको किसी नक्शे में दिखाया ही नहीं गया था। इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी, वो समंदर की सतह के नीचे छुप कर लेटा हुआ था, समंदर की सतह के नीचे छुप कर लेटा हुआ था। पर्सनिफिकेशन की जा रही है, बेजान चीज़ में जान डाला जा रहा है। एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, जैसे कि वो एक जंगली मखलूक है समंदर का, लाइंग इन वेट फॉर इट्स प्रे, जो अपने प्रे की तलाश में। PRAY प्रे मतलब होता है दुआ, और PREY प्रे मतलब होता है शिकार, जैसे कि वो शिकार का इंतज़ार कर रहा है लेट कर। द अनफॉर्चुनेट प्रे वॉज फास्ट अप्रोचिंग इट, बस बदकिस्मत शिकार तेज़ी से करीब आ रहा था, बदकिस्मत शिकार तेज़ी से करीब आ रहा था उस चट्टान के। इट वॉज ऑल अनकॉन्शियस ऑफ इट्स फेट, पूरी तरह से बेखबर था अपने तकदीर से, मतलब नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है आगे जाकर। इट वॉज अ ट्रूप शिप बिरकन हेड,
और ये कौन था? ये था बुट्रू शिप, वो फौजी जहाज़ जिसका नाम था बिरकन हेड। वट एवर इट वॉज थिंकिंग ऑफ एट दैट मोमेंट, जो भी ये कश्ती सोच रही थी उस समय, कश्ती सोचती नहीं है, पर्सनिफिकेशन की जा रही है। इट हैड नो आइडिया दैट इट वॉज फेटेड टू सफ़र अर्ली डिस्ट्रक्शन। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्द तबाही इसका मुकद्दर बनेगी, कि जल्दी तबाही इसका मुकद्दर बनने वाली है। इट वॉज 25 ऑफ फरवरी, 25 फरवरी का दिन था, टू बी एग्जैक्ट कर दिया जा रहा है। ये जो वाक़या हुआ ये 25 ऑफ फरवरी में हुआ। ईयर था 1851। एट 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे 2 बजे। अब बोलोगे सर सुबह सवेरे 2 कैसे बजते हैं? तो जैसे यहाँ पर मॉर्निंग से माना था रात के 2 बजे, रात के 2 बज रहे थे। द बिरकन हेड वॉज नियरिंग केप टाउन। बिरकन हेड केप टाउन के करीब आ रहा था, 65 किलोमीटर का फासला सिर्फ रह गया था। शी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एन अनइवेंटफुल वॉयज। वो कश्ती बिल्कुल इख्तिताम पर थी अपने अनइवेंटफुल वॉयज के। वॉयज के मतलब होता है समुद्री सफ़र, और अनइवेंटफुल का मतलब होता है मामूली। अपने मामूली से सफ़र के अख्तिताम पर वो मौजूद थी। मतलब शी लिखा गया, कश्ती के साथ शी क्यों लगाना, लड़की तो है नहीं कश्ती, ठीक है, उसके तो इट लगाना चाहिए। याद रखो हर वो चीज़ जो ताल्लुक़ रखती है सल्तनत बरतानिया से, मतलब जहाँ पर मलका राज करती हैं, उनके साथ शी लगाया जाता है, उनकी चीज़ों के साथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे यूके को भी हम शी कहते हैं, शी इज़ अ ग्रेट नेशन। यूके को, क्योंकि वहाँ पर जिस मुल्क में मलका का राज होता है उस कंट्री के साथ शी लगाते हैं, इसलिए बिरकन हेड के साथ शी लगाया जा रहा है कि शी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एन अनइवेंटफुल वॉयज। वो कश्ती बिल्कुल अपने समुद्री सफ़र के अख्तिताम पर थी। मतलब 65 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, इतना लंबा सफ़र हज़ारों किलोमीटर तय करके आया, 65 किलोमीटर भी तय हो ही जाएगा। द सी वॉज काम एज इफ साउंड असलीप। समंदर बहुत खामोश था, ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा था। सडनली देयर वॉज अ क्रैश। अचानक से वहाँ क्रैश होता है, वहाँ टकराव होता है, टक्कर होती है अचानक से। द शिप हैड स्ट्रक द हिडन रॉक। कश्ती जाकर टकरा चुकी थी छुपे हुए चट्टान से। 10 minutes later the ship struck the rock again and was split into two. 10 मिनट बाद ये कश्ती दोबारा जाकर टकराती है इस चट्टान से और टूट कर 2 हिस्से में तकसीम हो जाती है। स्प्लिट इंटू 2, स्प्लिट हो जाती है, तकसीम हो जाती है 2 हिस्सों में, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं ना, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, तो टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब यहाँ पर जाके कश्ती टकराती है धम, और जब टकराएगी तो फिर उसका रिवर्स भी आएगा, रिबाउंसिंग होगी वापस, फिर जाके दोबारा धम, दोबारा टकराती है। 2 बार कश्ती टकराती है हमेशा। तो दूसरी बार जब दूसरी बार टकराई तो क्या हुआ, 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मीनवाइल इसी दौरान द पीपल ऑन द शिप वर अवेकेंड फ्रॉम अ पीसफुल स्लीप बाय द शॉक। जो कश्ती में मौजूद लोग थे वो जाग गए एक सुहाने अमन के ख्वाब से। शॉक की वजह से, झटकी की वजह से वो लोग जाग गए। दे केम आउट फ्रॉम देयर कैबिन्स एंड ट्राई टू मेक देयर वे टू द डेक। वो बाहर निकले अपने अपने कैबिन से, अपने अपने कमरे से, और कोशिश की कि जहाज़ के अरशे तक पहुंचने की। डेक क्या मतलब होता है, जहाज़ का अरशा, ठीक है। तो ये जो जहाज़ का ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डेक, अरशा। सामने जो ओपन एरिया होता है ना, जहाँ पर जो है वो खड़े भी हो जाते हैं, आंगन जैसा होता है लेकिन ओपन होता है, खुला होता है। उसके आगे लेकिन वो लगा होता है ऑब्स्टिकल, बाड़ वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कैसा बियांका में पढ़ा था ना, द बॉय इज टू ऑन द बर्निंग डेक में सॉल बट ही हैड फ्लैट। लड़का खड़ा था जलते हुए अरशे पर, जहाँ पर उसके सिवा सब भाग गए थे, क्योंकि वो अपने जो है वो बाप का इंतज़ार कर रहा था। मैंने पढ़ाया था ना मैट्रिक में आपको कैसा बियांका। तो लोग अपने अपने केबिन से आ निकले और अरशे तक भागने की कोशिश की, क्योंकि अंदर थे ना इसके, तो जब तक अरशे पर नहीं जाएंगे उनको पता ही लगेगा क्या हुआ। बट वेयर एवर दे वेंट दे फाउंड द शिप डैमेज्ड। लेकिन जहाँ भी हो गए उन्होंने देखा कश्ती टूटी हुई थी। दे क्रॉल्ड अमंग द रेड पीसेस ऑफ द अनफॉर्चुनेट शिप। वो रेंगते हुए गए बदकिस्मत कश्ती के टूटे हुए हिस्सों से। एट लास्ट रीच द डेक, और आखिरकार सबके सब डेक पहुँच गए। वेरी फ्यू न्यू वॉट हैड हैपेंड। बहुत थोड़े लोग जानते थे क्या हुआ है, बट दे ऑल न्यू दैट इट वॉज समथिंग टेरेबल। लेकिन सब ये जानते थे कि जो भी हुआ है बहुत ख़तरनाक हुआ है। मतलब थोड़े लोग जानते थे क्या हुआ है, लेकिन ये सबको पता था हुआ जो भी है होगा ख़तरनाक ही, कोई खौफनाक चीज़ हुई है, तभी जो है वो कश्ती हर तरफ से टूट गई है।
When the ship split into two, जब कश्ती टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गई, the front half soon sank into the waters and disappeared. अगला हिस्सा जल्द ही पानी में डूब कर गायब हो गया. But fortunately, लेकिन खुशकिस्मती से, all the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship. जितने भी लोग थे कश्ती में डेक में, वो सारे के सारे लोग जहाज़ के दूसरे हिस्से में जाने में कामयाब हो गए. ठीक है, सेकंड पार्ट तक जाने में, दूसरे बचे हुए हिस्से में जाने पर कामयाब हो गए. Which was still floating on the water, जो अब तक पानी पर तैर रहा था, वहाँ तक जाने में कामयाब हो गए. They had a narrow escape from a watery grave. वो बाल बच चुके थे समंदर के कब्र से, वाटरी ग्रेव से, क्योंकि अगर वो मर जाते तो पानी में मिल जाते तो समंदर में उनकी कब्र बन जाती, उसी को वाटरी ग्रेव कहा जा रहा है. तो बाल बच गए समंदर की कब्र से. Whatever awaited them in the immediate future, कुछ भी जो भी उनका इंतज़ार कर रहा था आने वाले मुस्तकबिल में, फॉर द टाइम बिंग दे वर सेफ, लेकिन अब तक वो महफूज थे. मतलब 630 लोग पूरे यहाँ पर आ गए थे दूसरी तरफ जहाज़ से, लेकिन कुछ अरसे तक यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए तो महफूज हो गए थे वो, लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला कोई नहीं जानता, क्योंकि इस पार्ट को भी कभी न कभी डूब ही जाना है पानी में. ये भी देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगला पार्ट हैवी ज़्यादा होता है, इंजन होता है वहाँ पर, तो वो डूब जाता है. पिछला पार्ट हल्का होता है, वो देर तक खड़ा रहता है. When the ship struck against a rock, जब कश्ती जाकर टकराई थी चट्टान से, most of the life boats were damaged or destroyed. ज़्यादातर लाइफ बोट या तो वो ख़राब हो चुके थे या तो तबाह हो चुके थे. Only 3 of these boats were in a useful condition. सिर्फ 3 कश्तियाँ ऐसी थीं, लाइफ बोट ऐसी थीं जो कि यूज़फुल कंडीशन में थी. लाइफ बोट किसे कहते हैं? जान बचाने वाली कश्तियाँ. आपने देखा होगा कश्तियों के यहाँ साइडों में छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं. वो क्या करते हैं, यहाँ से खुलता है तो वो कश्तियाँ नीचे गिर जाती है पानी में, छोटे छोटे कश्तियाँ, ताकि लोग अगर कभी किसी जहाज़ को हादसा पेश आ जाए तो वो लोग उन कश्तियों से मतलब क्या अपनी जान बचा लें समंदर में. तो काफ़ी सारी लाइफ बोट होती है एक जहाज़ के अंदर, लेकिन जब क्रैश की वजह से वो सब के सब टूट फूट गए. सिर्फ 3 कश्तियाँ सही हालत में जो तैर सकती थी पानी में. 630 पीपल टू बी सेव्ड, 630 लोगों को बचाना था. एज अगेंस्ट दैट देयर वर ओनली 3 लाइफ बोट्स, लेकिन उसके बरक्स सिर्फ और सिर्फ 3 लाइफ बोट, ईच ऑफ विच कुड कैरी ओनली 60 पैसेंजर. और हर लाइफ बोट सिर्फ 60 पैसेंजर कैरी कर सकता था बस. तो 3 कितना कर देगा? 180 पैसेंजर कैरी कर सकता है. टोटल लोग थे 630, 630 में से 180 लोग ही बैठ सकते थे लाइफ बोट के अंदर बस. द रेड शिप कुड नॉट लास्ट मच लॉन्गर, टूटी हुई कश्ती ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी समंदर में, उसको भी डूब नहीं था. एनी पैसेंजर हु कुड नॉट फाइंड अ प्लेस इन वन ऑफ दिस लाइफ बोट फेस सर्टेन डेथ. हर वो पैसेंजर मुसाफिर जिसको जगह नहीं मिली इन 3 में से किसी एक लाइफ बोट में, उसने सामना किया यकीनी मौत का. डेथ बाय ड्रोनिंग एंड वर्स, उसकी मौत हुई या तो डूब कर या और वर्स मतलब बदतर, या इससे ज़्यादा बदतर मौत हुई. एक तो था डूब के मर गया इंसान, यस बिल्कुल आगे ये चीज़ आएगी. फॉर द सीज अराउंड वर अलाइव विद शार्क, क्योंकि आस पास के समंदर में जिंदा थी शार्क मछलियाँ. whose cruel frightful jaws awaiting the unfortunate ones who fell into the waves, जिनके जालिमाना और खौफनाक जबड़े इंतज़ार कर रहे थे उन बदकिस्मत लोगों का जो इन पानी की लहरों में आकर गिरेंगे. तो ज़ाहिर से पता है शुरू में 1-2 बंदा अगर गिर गया होगा तो जब शार्क मछलियाँ बहुत सारे एक साथ जमा हो जाते हैं, उनको पता है पार्टी लगने वाली है ना, ग्रैंड पार्टी होने वाली है, बिल्कुल बुफे डिनर. तो उनको पता है कि अब तो बहुत खाना मिलेगा. जैसे नॉर्मली नहीं होता है कि कहीं पे गोश्त वगैरह बांटना शुरू कर दो कहीं पर तो बहुत सारे कब्बे और चील वगैरह जमा हो जाते हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही शार्क मछलियाँ हर तरफ जमा थी. और द क्रूर एनिमी वॉज टू सीन एवरीवेयर वेयर द आइज वॉज टर्न्ड, और जहाँ जहाँ इंसान अपने नजरों को मोड़ रहा था वो जालिम दुश्मन हर तरफ दिख रहा था. तो यहाँ लोग देख रहे थे ना, उधर हर तरफ जो है उसके स्केल्स घूमते रहते हैं ना, घूम रहे थे सारी शार्क मछलियाँ. तो मतलब ये ज़्यादा ख़तरनाक मौत है. इंसान डूब के मर जाए ज़्यादा अच्छा है, बनिस्बत ये कि शार्क मछली उसको खा ले तो और ख़राब मौत है कि इंसान की लाश भी नहीं बची. तो आगे क्या हुआ? देयर वॉज वेरी लिटिल चांस फॉर एनी वन हु फाइंड हिमसेल्फ इन दिस डेंजरस वाटर. बहुत कम चांस था बचने का किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो इन खतरनाक पानियों में गिर जाता. तो 0% चांस था उसके कि वो बच जाए. 630 पीपल इज ऑन द रेड शिप, 630 लोग थे टूटी हुई कश्ती पर. एंड रूम्स इन द लाइफ बोट्स फॉर ओनली 180. और जगह कितनी थी?
180 लोगों की जगह सिर्फ मौजूद थी। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड अ पैनिक, कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अफरा तफरी मची होगी। अच्छा, यहाँ से थर्ड कंडीशनल स्टार्ट कर रहे हैं, वुड हैव, कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अफरा तफरी हुई होगी। मतलब ये एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ बड़ी अफरा तफरी पैनिक क्रिएट हुआ होगा, हुआ नहीं था, लेकिन ये बता रहे हैं कि वुड हैव, क्या पता हुआ हो। फॉर लाइफ इज़ स्वीट, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है, तो मौत देखकर सब अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स कहा करते थे, नोबडी वांट्स टू डाई, इवन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू पैराडाइज डजंट वांट टू डाई। मतलब कोई इंसान मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनको मर के जन्नत में जाना है वो भी मरना नहीं चाहते जन्नत में जाने के लिए। मतलब कुछ ऐसे नेक लोग भी हैं जिनको मरना है, उनको पता जन्नत में ही जाना है, लेकिन वही मौत की आरज़ू नहीं करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। लाइफ इज़ स्वीट फॉर एवरीवन। Men and women struggling for their lives, all struggling to get into one of the life boats, but surely have caused the panic. मर्द और औरतें जो जद्दोजहद कर रहे थे अपनी ज़िंदगियों के लिए, तमाम के तमाम जद्दोजहद कर रहे थे कि इनमें से किसी एक लाइफ बोट में वो पहुंच जाएं, इससे यकीनन कोई अफरा तफरी मची होगी। इन द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन, उसके नतीजे में मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट हैव बीन क्रैश्ड अंडर फुट, मर्दों को, औरतों को और बच्चों को शायद कुचल दिया गया होगा पाँव के नीचे, इस कन्फ्यूजन में, जैसे नॉर्मली हज वगैरह में होता है। हज में भक्तड़ बचती है ना भाई, तो बहुत सारे हाजी होते हैं, तो वो जो कमज़ोर होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो पाँव के नीचे आ जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। क्योंकि जब इंसान हज कर रहा होता है, तवाफ़ कर रहा होता है ख़ास तौर पे, तो खाना काबा का जलाल ऐसा होता है कि इंसान अपने आप में नहीं होता, उसकी होशो हवास में इंसान नहीं होता, उसको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। दो कपड़ों में इंसान होता है ना, बिल्कुल नंगे सर होता है। जैसे इंसान जिस तरह से दीवाने की तरह बोलता है ना कि अल्लाह की तरफ जाओ तो दीवाने की तरह जाओ, हज करने के लिए जाओ। जैसे हो ना, बाल कटवा लेते हैं इंसान, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं, दो कपड़ों में सिर्फ जाता है, कि एक ऐसे इंसान के अंदर जिसके हाथ में कुछ नहीं, जेब भी नहीं होता उसके अंदर, कुछ भी नहीं, तो वैसे बिल्कुल जाता है जैसे कि वो दीवाना है, उस तरह से। फिर वो दौड़ रहा होता है, तवाफ़ कर रहा होता है, उसको नहीं पता बराबर में कौन है, नीचे सामने कौन आ रहा है, नीचे कौन गिर रहा है। तो इसी भगदड़ में जब मचती है ना, तो लोग कुचल दिए जाते हैं पाँव के नीचे। तो ऐसे काफ़ी आपने सुना होगा केसेस के बारे में, ऐसा होता रहा है हमेशा से कि कितने ही लोग हर हज में जो है वो शहीद हो जाते हैं हज करते हुए। इस बार तो चूँकि जाहिर सी बात है लोग कम गए थे, तो इस बार ऐसा कोई वाक़या नहीं हो पाया, गिनती के लोगों को हज करने की दाद थी इस बार सिर्फ। लेकिन वरना नॉर्मली हर साल ऐसा होता है कि बहुत बड़ा रश होता है हर साल, ठीक है। तो उसमें फिर जो है उस तरह से सिचुएशन हो जाती है, कोई जानबूझ के नहीं करता, बट ऐसा हो जाता है। भगदड़ इतनी तादाद में, हम ईद की नमाज़ पढ़ के जब निकलते तो हालत ख़राब हो जाती, इतना रश लग रहा होता ईद की नमाज़ में। सोचो वहाँ तो पूरी दुनिया के मुसलमान जमा है, तो वहाँ कितना रश होगा। गेट से निकलते निकलते हमें आधा घंटा लग जाता है ईद की नमाज़ में, ईदगाह अगर हम पढ़ते हैं तो सोचो वो तो पूरा हज है, तो उसमें कितना रश होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कुचल दिया जाता है, मतलब कभी कभार कुछ बूढ़े कुचल दिए जाते हैं, इस तरह से कुछ और लोग हो जाता है समटाइम्स ऐसा, लेकिन कुचल दिया जाता है उनके लिए जन्नत भी है, क्योंकि बड़े ही मुबारक को इंसान हज करते हुए, तवाफ़ करते हुए खाना काबा के अंदर जो जिसकी मौत आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मग़फ़िरत भी उतनी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर जिनको मैंने सुना है कि जिनको जो है वो जो वहाँ हज करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनको जन्नतुल बकी जो है वहाँ पर जो है वो दफन किया जाता है। तो वहीं पर तो वो तो जाहिर सी बात है, वहाँ तो इतने सहाबा रसूल दफन है, वहाँ पर दफनाया जाता है। तो एक तरह से वो एजाज़ की बात है इंसान के लिए, खैर इंसान इसलिए चाहते कि मदीना में या खाना काबा में मौत आ जाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्टिंग कन्फ्यूजन में औरतों, बच्चों, मर्दों को यकीनन कुचल दिया गया होगा पाँव के नीचे। They might have pushed one another into the sea in their wild effort to make their way to the boats. उन्होंने शायद एक दूसरे को धक्का दिया होगा समंदर में, जब वो जंगली तरह से कोशिशें कर रहे थे कश्तियों तक पहुंचने में। क्या पता ऐसा उन 3 कश्तियों तक पहुंचने के लिए लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया हो और धक्का देकर फेंक दिया हो किसी को समंदर में। कि दौड़ते दौड़ते जा रहा था, सामने एक बंदा खड़ा हुआ मेरा, अब उसके आगे जा रहा है, जगह ही नहीं बची, तो उठा के फेंक दिया समंदर में उसको और आगे बढ़ गया। चलो एक बंदा भी कम हो गया लाइफ बोट में जाने के लिए चक्कर में, ठीक है, और जगह भी बन गई। तो ऐसा हुआ होगा शायद, क्योंकि जब जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है अपने लिए, ठीक है। तो मैं तो इंसान के ये नेचुरल एक वो है, नेचुरल अल्लाह ने इसमें डाला है कि इंसान पहले अपनी जान बचाता है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, कोई बंदा कोई लड़ाई पड्डा हो रहा है और किसी बंदे ने टीटी निकाल कर फायर हवा में चला दिया, तो कोई आगे नहीं जाएगा उसकी टीटी, सब भागेंगे पीछे। पहले इंसान के नेचर में होता है कि वो जान बचाना चाहता है इंसान अपनी, कोई ऐसा नहीं हो जो आगे जाके उसकी टीटी पकड़ ले, नहीं भाई नहीं, मैं तो बचाना है सामने वाले। तो ये हमारे अंदर, तो हर इंसान चाहता है कि अपनी जान पहले बचा ले। तो शायद उस चक्कर में उन्होंने धक्का भी दिया होगा दूसरे को समंदर में।
द बोट्स माइट हैव बीन ओवरलोडेड एंड संक अंडर द वेट। अब कश्तियाँ शायद ओवरलोड हो गई हों और वज़न की वजह से डूब गई हों, ऐसा भी हो सकता था। वो जैसे पाकिस्तान में होता है बसों के अंदर कि बसों में बैठाना होता है 40 बंदों को, 40 बंदों को बैठाना होता है, 400 बैठाए होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि तो सारे सीट बाय सीट भी बैठे हुए हैं, फिर खड़े हुए भी हैं, फिर उसके बाद कुछ छत पे भी हैं, सीढ़ी पे भी लटके हुए हैं, और कुछ जो है वो गेट पे भी लटके हुए हैं। इतना सा भी जगह मिला हुआ तो उसमें जो है वो अंगूठा पाँव कर टिका के लटके हुए हैं, ऐसे ही होता है ना। तो उसमें भी अगर उसमें भी कोई पैसेंजर आ जाए ना तो कंडक्टर बोलता है आओ आओ जल्दी, बहुत जगह अंदर आया। मतलब हमारे ऐसा होता है कि बस एक तरफ ढलकी हुई होती है, अभी गिर जाए तो तभी गिर जाए, ऐसा लग रहा होता है। तो मतलब हमारे यहाँ मतलब इस तरह से की सिचुएशन है कि हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते, ओवरलोडेड। तो कश्मीर में भी तो ऐसा हो सकता था, उसमें तो जान का खतरा भी नहीं होता, मगर बस में तो क्या होता है कि सिर्फ आपको पहुँचना होता है अपने मंजिल तक, तो लोग इतना उतावले होते हैं चढ़ने के लिए बस। और इसमें तो जान का खतरा था। यहाँ तो बंदा 60 बंदे, एक 60 बैठेंगे ना, 60 पैसेंजर, तो एक बंदा आएगा बोलेगा पाकिस्तान में थोड़ी सी जगह बना दे, मेरे को बैठा दे, इतना सा जगह बना दे, बस थोड़ा सा बस सारा बैठता है, फिर थोड़ा पाँव रखने की जगह बना दे, ऐसे फिर दूसरा आएगा मेरा बना दे, थोड़ा घर से खतक जा। तो ऐसा करते करते क्या होता, पूरे कच्चे डूब जाती है ना भाई। ऐसा हो सकता था नॉर्मली, ठीक है। सच थिंग्स हैड हैपेंड बिफोर, ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी थी। Whoever was the strongest had won this way to the boards। कोई भी शख्स जो ज़्यादा मजबूत होता था वो बोर्ड्स तक अपनी जगह बना लेता था। द वीकेस्ट women and children, the old and the sick had often been left to their fate। कमज़ोर तरीन लोग जैसे औरतें और बच्चे, बूढ़े और बीमार, उनको उनकी किस्मत पर ही छोड़ दिया जाता था हमेशा। मजबूत लोग तो चले जाते थे लाइफ बोर्ड पे, लेकिन जो बेचारे बच्चे हैं, औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो कमतर हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको छोड़ दिया जाता है इस तकदीर में, वो बेचारे मर जाते थे। तो इफ़ सच अ थिंग हैड हैपेंड ऑन द बिरकेनहेड, अगर ऐसा कुछ होता बिरकेनहेड में, नॉट वन आउट ऑफ द 630 पीपल वुड हैव बीन सेव्ड, तो 630 में से एक बंदा भी नहीं बच पाता, सब मर जाते हैं। बट देयर वॉज नो पैनिक ऑन द बिरकेनहेड, लेकिन उस दिन बिरकेनहेड में कोई अफरा तफरी नहीं थी। अब रियलिटी सुनो। सम कन्फ्यूजन देयर वॉज बाउंड टू बी, थोड़ी परेशानी वहाँ पर मौजूद थी, ज़रूर थोड़ी सी परेशानी थी। ऑफ विद द बोट्स एंड लेट अस अवे, समवन मे हैव क्राइड, शायद वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। आउट विद द बोट्स एंड लेट अस अवे, कश्तियों को बाहर निकालो और हमें जाने दो, आवाज़ आई थी चिल्लाने की किसी। Whoever it was who had cried thus, जो भी था जिसने ऐसे चिल्लाया, इट वॉज नॉट वन ऑफ द यंग सोल्जर्स, वो उन जवान सिपाहियों में से कोई भी नहीं था। तो सिपाहियों ने ऐसी आवाज़ नहीं, औरतों ने या बच्चों ने या बूढ़ों ने ये आवाज़ निकाली होगी, बस किसी जवान ने, सिपाही ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकाली। देयर वॉज अ परफेक्ट डिसिप्लिन एंड ग्रेट हीरोइज्म अमंग द ट्रूप्स, वहाँ पर एक मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त और अजीम बहादुरी दिखाई दी उन सिपाहियों के बीच में। उनके अंदर बहादुरी देखने में आई, डिसिप्लिन देखने में आया। Women and children first was the order of the day, उस दिन का हुक्म था, औरतें और बच्चे पहले। The commander on the ship called on his men to gather together on a deck in proper drill order। ट्रूप्स के कमांडर ने हुक्म दिया, पुकार अपने मर्दों को कि वो आए और जमा हो जाए अरशे पर रोज़मर्रा के मशकी तरतीब के साथ, ड्रिल ऑर्डर के साथ। तो आपने देखा होगा ना कि फ़ौज जब सुबह सवेरे रोज़ाना खड़े होते हैं ना ग्राउंड, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, रैंक में बिल्कुल सीधे सब बिल्कुल खड़े होते हैं, बिल्कुल हिलते भी नहीं है वो अपनी जगह से। तो बिल्कुल वैसे सारे के सारे सोल्जर खड़े हो गए। लाइन अपॉन लाइन ऑफ रेड कोटेड सोल्जर्स विद सेट फेसेस स्टूड इन देयर रैंक्स कामली अवेटिंग देयर फेट। कतार दर कतार लाल रंग का कोट पहने हुए सिपाहियों की, जिनके सेट फेसेस थे, सपाट चेहरे थे। सेट फेसेस उन चेहरों को कहते हैं जिनमें कोई इमोशंस ना हो, ना खुशी, ना गमी, ना हैरत, ना गुस्सा, कुछ नहीं था उनके चेहरे पर। वो अपने अपने ओहदों के लिहाज से, रैंक्स के लिहाज से खड़े हुए थे खामोशी से, और अपनी तकदीर का इंतज़ार कर रहे थे। रैंक्स के लिहाज से कि आगे कमांडर वगैरह पहले, फिर सोल्जर्स वगैरह पीछे, इस तरह से रैंक्स में खड़े हो गए। हमेशा बड़े रैंक वाले को आगे खड़ा किया जाता है। मीनवाइल इसी दौरान द लाइफ बोट्स हैड बीन लोअर्ड, जान बचाने वाली कश्तियों को लोअर किया गया, नीचे गिराया गया पानी में। When all the women and children had filled the boats, there would be room for very few others। जब सारी औरतों और बच्चों ने बोट्स को फिल कर दिया, थोड़े से और लोगों के लिए जगह बची। 180 टोटल बैठ सकते थे, सारे मर्द और औरत बैठ कर 77 बैठ गए, 10 बंदों की जगह बची। अब उस 10 सीट में क्या हुआ देखते हैं आगे। तो द मैन स्टूड स्टिल, मर्द
बेसवरकत खड़े रहे। एंड वॉच्ड एज द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर प्लेस इन द बोट्स, और सिर्फ वो देखते ही रहे खड़े होकर कि तमाम औरतें और बच्चे के जो है वो लाइफ बोट में बैठे हैं कि नहीं बैठे। लेकिन 10 सीट को किसी ने फिल नहीं किया उस वाले, तो नाइंसाफ़ी हो जाती ना, कोई भी बैठ जाता था, तो वो 10 फीट ऐसे ही खाली गई। एज द बोट सेल्ड अवे, जब कश्ती तैरते हुए आगे गई, तीनों कश्तियाँ, तो कश्ती में जो लोग बैठे थे वो बताते हैं दे सॉ द रेड लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म सोल्जर्स, उन्होंने देखा लाल रंग की कतार यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर्स की, स्टैंडिंग एट अटेंशन, बिल्कुल मुतवज्जा होकर खड़े थे। एज इफ दे वर एट देयर डेली ड्रिल, जैसे कि वो अपने रोज़मर्रा की मश्क कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे सब टूटी हुई कश्ती पर खड़े हुए थे। द शिप्स कंपनी विद देयर कैप्टन स्टूड बाय द सोल्जर्स, जहाज़ का अमला अपने कप्तान के साथ, वो भी खड़ा था सोल्जर के साथ। तो जो स्टोप्स के साथ शिप्स कंपनी भी तो होगी, जहाज़ की कंपनी भी तो होती है, जहाज़ का अमला भी तो होता है, जिसमें सेलर होता है, कैप्टन होता है, कुक होता है, सफाई करने वाला होता है, ये लोग भी तो होते हैं ना कश्ती के अंदर हर वक्त जो रहता है। तो जहाज़ का अमला भी खड़ा था अपने कप्तान के साथ, सोल्जर्स के साथ, वो भी तो मर्द थे ना सारे के सारे। एंड वेंट डाउन विद देम एज द wrecked ship sank to the river waters, और वो सब के सब नीचे चले गए जब वो टूटी हुई कश्ती पानी के अंदर डूब गई। तो वो सारे सोल्जर जो थे, जिसमें जो है वो टोटल आपके 460 थे, वो सब के सब आखिरकार पानी में डूब गए। अब पानी में जब जैसे इंसान पानी में डूबता है, उसके बाद क्या होता है कि वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इंसान हाथ पाँव मारता है, फिर इंसान अटेंशन नहीं रह सकता। अब पानी में डूबोगे तो खुद ब खुद आपका हाथ पाँव चलना शुरू होगा। इंसान बचने के लिए दिमाग देता है ना, सिग्नल देता है, तो इंसान खुद ही हाथ पाँव मारना शुरू करता है, फिर अटेंशन में नहीं रह सकता इंसान। तो अ फ्यू ऑफ दिस स्ट्रगल्स टू द सरफेस ऑफ द सी, कुछ सोल्जर्स ने जद्दोजहद किया समंदर की सतह पर, एंड हेल्ड ऑन टू पीसेज ऑफ द रैकेज, और उन्होंने जहाज़ के टूटे हुए जो टुकड़े को, लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको पकड़ लिया। अनटिल अ रेस्क्यू शिप अराइव्ड ऑन द सीन एंड पिक देम अप, यहाँ तक कि रेस्क्यू शिप जो बड़ी कश्ती होती है जान बचाने वाली, वो आई और उनको ऊपर उठा लिया गया, कुछ लोगों को बचाया भी गया मतलब। बट 436 मैन वेंट डाउन फॉर एवर, लेकिन 436 लोग हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे चले गए। तो 460 है ना, इसमें से 436 निकाल लो, कितना बच गया? 24 बचा। सिर्फ और सिर्फ 24 लोगों को बचाया जा सका। बाकी पूरे जो है वो 436 पीपल हैं, जितने भी सोल्जर्स थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, चाहे वो सोल्जर्स थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, उन सबको, या चाहे वो जहाज़ का अमला था, कप्तान था, सेलर थे, सब के सब डूब गए। Everyone was loyal to himself and to his duty, हर कोई वफादार था खुद से और अपनी जिम्मेदारी से। The commander of the troops was hanging on to some wreckage, जहाज़ का कमांडर वो भी लटका हुआ था किसी जहाज़ के टूटे हुए टुकड़े को पकड़ के, वो पानी में लटका हुआ था। When he saw 2 young soldiers struggling in the water, उसने देखा कि 2 जवान सेलर्स, मल्लाह, कश्ती चलाने वाले, वो पानी में हाथ पाँव मार रहे हैं, मतलब ना डूबने वाले, छोटे थे वो, जवान थे। He pushed the wreckage towards them, उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ाया रैकेज को उनकी तरफ, हाथ पाँव मारता हुआ आगे गया उनकी तरफ। And all 3 held on to it, और बाकी 3 जो है, तीनों के तीनों ने उस लकड़ी को, तख्ते को पकड़ लिया। कि कमांडर तो पकड़ा गया था क्या, जब सब डूबे पहले शायद नजर आ रही वहाँ तक नहीं पहुँच गई होगी, क्या पता, क्योंकि 630 खाने में भी तो टाइम लगेगा ना इतने लोगों को। 400 लोग नीचे गए, 460 लोग, तो बहुत टाइम है, इसलिए तो सिर्फ 24 लोग बचे इतने में से। तो तीनों ने पकड़ लिया, मतलब एक तो था कमांडर ने पकड़ा हुआ था और 2 यंग सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ था। द रैकेज वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट ऑल 3। देन द कमांडर रियलाइज दैट इफ ही हंग ऑन विद द बॉयज, फिर कमांडर को एहसास हुआ कि अगर वो इस लकड़ी को पकड़ के लटका रहा, द रैकेज वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट ऑल 3, कि ये जो जहाज़ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो इतना मजबूत नहीं है कि वो तीनों को सहारा दे सके। सो लेट गो हिज होल्ड एंड सैंक इन द सी, तो कमांडर ने छोड़ दिया लकड़ी के तख्ते को, और क्या हुआ, पानी में जाकर डूब गया वो, ताकि वो 2 यंग सोल्जर्स हैं जवान, उनकी जो है वो ज़िंदगी बच पाए। तो ये भी एक हीरोइक एक्शन है, इसी को बहादुरी कहते हैं, ब्रेवरी कहते हैं, कुर्बानी पेश करना किसी और बंदे के लिए। ये सब रियल स्टोरी है, मतलब इसमें ये सब अखबारों में लिखी हुई बातें, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे उसकी पूरी आपको अखबार की आर्टिकल आ जाएगी। सो द वन ऑफिसर ऑफ द ट्रूप्स हु वाज रेस्क्यूड, एक शख्स, अच्छा एक ऑफिसर जो कि बचाया गया था, जिसको एक अफसर को भी बचाया गया था, रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट दिया, अखबार को बयान दिया, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हैंड्स वाज फार मोर देन आई थॉट कुड बी अफेक्टेड बाय द बेस्ट डिसिप्लिन, कि तमाम सिपाहियों के अज़्म व हौसला इतना ज़्यादा था कि उसका असर आपको बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त पर दिख सकता था।
एवरीवन डिड एज डायरेक्टेड, हर किसी ने वही किया जिसकी उसको हिदायत की गई थी। देयर वॉज नॉट अ मर्मर अमंग देम, उनके बीच में कोई बड़बड़ाहट भी नहीं थी, मतलब आपस में वो बड़बड़ा भी नहीं रहे थे, कानाफूसी भी नहीं कर रहे थे, विस्परिंग भी नहीं कर रहे थे कि हमें क्यों मरने दिया जा रहा है, औरतों बच्चों को क्यों जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कभी। ऑर्डर्स वॉज कैरिड आउट, अहकामात की तामील ऐसे की गई एज इफ द मैन वर गेटिंग ऑन द शिप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉटम, कि लोग कश्ती के ऊपर चल रहे हैं बजाय इसके कि कश्ती जो है वो पानी के अंदर जा रही है। अहकामात की तामील इस तरह की गई कि जैसा लग रहा था कि कश्ती के ऊपर चलने के बारे में अहकामात दिए जा रहे हैं, ना कि ये कि कश्ती जो है वो पानी के अंदर डूब रही है। ऐसे बिना चू चरा के सोल्जर्स ने ऑर्डर को फॉलो किया उस दिन। बिरकानेर ड्रिल, women and children first, is the order followed on all ships that are in danger. बिरकानेर ड्रिल, जिसका मतलब होता है औरतें और बच्चे पहले, ये वो हुक्म है जिसकी पैरवी की जाती है हर उस कश्ती में जो दुनिया में कहीं पर भी ख़तरे में फंस जाती है। दुनिया में कहीं पे भी आज खतरा आता है ना कश्ती में, सबसे पहले बिरकानेर ड्रिल फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब होता है औरतें और बच्चों को पहले बचाया जाएगा। दुनिया का ये सुप्रीम रूल है, ठीक है। बिरकानेर ड्रिल मीन्स टुडे टू स्टैंड एंड बी स्टिल। बिरकानेर ड्रिल का आज मतलब होता है खड़े रहो और बेहिस हरकत रहो, फेसिंग सर्टेन डेथ, यकीनी मौत का सामना करो, सो दैट वीकर वंस में हैव अ चांस ऑफ लाइफ, ताकि आपसे कमज़ोर जो लोग हैं, बच्चे हो गए या फिर औरतें हो गई, उनको आपकी वजह से जीने का एक मौका मिल सके।